इंसान की चेतना सबसे पहले अपनी भौतिक परिधि से ही टकराती है। मतलब जो चीजें हम सीधे देख या छू सकते हैं। बिल्कुल। इन प्राचीन स्रोतों में जो सबसे बुनियादी वैज्ञानिक ढांचे मिलते हैं वे सीधे तौर पर भौतिक भूगोल और मौसम से जुड़े हैं। अच्छा, जैसे कि कोई उदाहरण? उदाहरण के लिए अभ्र और अनभ्र। अभ्र मतलब बादल है ना? हाँ, अभ्र यानी मेघयुक्त बादलों से घिरा हुआ आसमान, और अनभ्र यानी बिल्कुल साफ और बादल रहित। और इसी तरह स्पर्श का भी अनुभव होता होगा। बिल्कुल, जैसे आर्द्र जिसका मतलब है गीला या नमी युक्त, और शुष्क यानी सूखा। अरे वाह! और सोचने वाली बात है कि ये सिर्फ मौसम की रिपोर्टिंग नहीं है। अगर हम आदि मानव के नजरिए से सोचें तो ओ, आर्द्र और शुष्क तो सीधे जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर थे। 100%। जमीन का आर्द्र होना ये तय करता था कि फसल उगेगी या नहीं। हाँ, और शुष्क होना ये चेतावनी देता था कि ओह, अब अकाल पड़ सकता है। मतलब हमारा नर्वस सिस्टम कभी भी एब्सोल्यूट वैल्यूज को नहीं मापता ना। हाँ, वो हमेशा कॉन्ट्रास्ट या अंतर को मापता है। बिल्कुल। हम शुष्क को केवल इसीलिए समझ पाते हैं क्योंकि हमारी चेतना में आर्द्र की स्मृति पहले से मौजूद है। बहुत सही पॉइंट है। ये कॉन्ट्रास्ट ही हमारी समझ की बुनियाद है। और जब इंसान ने मौसम के इन बदलावों को समझ लिया तो उसने अपने आसपास के भौतिक भूगोल को भी मापना शुरू किया। अच्छा, तो मौसम के बाद सीधा भूगोल? हाँ, स्रोतों में एक और बेहद शक्तिशाली युग्म है अधित्यिका और उपत्यका। ओह, ये शब्द थोड़े भारी है। अधित्यिका मतलब क्या? अधित्यिका का मतलब है पहाड़ की चोटी या ऊपरी समतल भूमि, और उपत्यका का अर्थ है घाटी या निचली भूमि। एक सेकंड, यहाँ मनोविज्ञान बहुत गहराई से जुड़ा हुआ लग रहा है। मतलब इंसान की फितरत यह है कि वो कभी भी एक उपत्यका यानी घाटी में हमेशा के लिए टिककर नहीं रह सकता। बिल्कुल, इंसान हमेशा ऊपर देखना चाहता है। हाँ, जैसे ही कोई घाटी सुरक्षित महसूस होने लगती है, इंसान की नजरें किसी नई अधित्यका यानी किसी नई चोटी की ओर उठ जाती हैं। और जब वो उस चोटी पर पहुंचता है तो उसे एक और नई घाटी नजर आती है जिसे पार करना होता है। अरे वाह! तो ये सिर्फ जमीन की बनावट नहीं है, ये मानवीय महत्वाकांक्षा का ब्लूप्रिंट है। बिल्कुल सही कहा। और इसी महत्वाकांक्षा से जन्म लेती है भौतिक गतिशीलता। पहाड़ की चोटी और घाटी के बीच जो चीज इंसान को जोड़ती है वो है गति। मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। हाँ, स्रोतों में इसे आगमन और प्रस्थान के रूप से परिभाषित किया गया है। ओह, आना और जाना। जब मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए प्रस्थान करता है तो वो केवल दूरी तय नहीं कर रहा होता। भौतिक रूप से एक जगह से दूसरी जगह जाना ही शायद वो ट्रिगर है जो समय और इतिहास को जन्म देता है। बिल्कुल, बिना प्रस्थान के ना कोई खोज होती और ना कोई सभ्यता बनती। ये एक बहुत ही अहम बिंदु है। आगमन और प्रस्थान सिर्फ रेलवे स्टेशन के डिस्प्ले बोर्ड के शब्द नहीं है। हाँ, वे बदलाव के प्रतीक हैं। मतलब जब बड़े पैमाने पर मनुष्य प्रस्थान करते हैं तो वे एक दूसरे से टकराते हैं और वे समूह बनाते हैं। और यहीं से भौतिक वास्तविकताएं सामाजिक और भावनात्मक अनुभवों में बदलने लगती हैं। हाँ, जब हम कबीले बनाते हैं, समाज बनाते हैं, तो उस भूगोल की सीमाएं सिकुड़कर समाज की सीमाओं में बदल जाती हैं। और यहीं से इन विलोम शब्दों का परिदृश्य पूरी तरह से बदल जाता है। मतलब जो भौतिक दुनिया के नियम हैं वे जब समाज पर लागू होते हैं तो वे भावनात्मक नियम बन जाते हैं। ये बहुत दिलचस्प है। कैसे? देखिए, समाज का निर्माण इस बात पर निर्भर करता है कि समूह में किसे शामिल किया जाएगा और किसे बाहर रखा जाएगा। ये तो मानव इतिहास का सबसे पुराना सवाल है, इनसाइडर और आउटसाइडर। बिल्कुल, स्रोतों में इस सामाजिक अवस्था को बहुत ही सटीक तरीके से आहूत और अनाहूत कहा गया है। आहूत और अनाहूत? हाँ, आहूत वो है जिसे समाज द्वारा आमंत्रित किया गया है, जिसे स्वीकार किया गया है, और अनाहूत वो है जो बिना बुलाया है, जिसे बाहर कर दिया गया है। अगर हम इसके पीछे की इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी को देखें ना, तो ये बात सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। हाँ, कैसे? मतलब आज के समय में किसी व्हाट्सएप ग्रुप से बाहर निकाले जाने या किसी पार्टी में अनाहूत होने का जो दर्द है, वो कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल, लोग इसे बहुत सीरियसली लेते हैं। हाँ, ये हमारे दिमाग में सीधे उस आदिम खतरे की घंटी को बजा देता है जो कहती है कि अगर तुम कबीले का हिस्सा नहीं हो, अगर तुम अनाहूत हो, तो जंगल में अकेले तुम्हारी मौत तय है। बिल्कुल सही। सामाजिक अस्वीकृति को हमारा दिमाग शारीरिक दर्द की तरह ही प्रोसेस करता है। और शायद यही कारण है कि समाज में अपनी जगह बनाए रखने के लिए
एक निरंतर संघर्ष चलता रहता है। हाँ, क्योंकि जहाँ समाज होगा वहाँ संसाधन सीमित होंगे, चाहे वो भोजन हो, सत्ता हो या सम्मान हो। सही बात है, सब कुछ अनलिमिटेड तो नहीं है। और इसी सीमित संसाधन के कारण समाज में दो नई भूमिकाएं जन्म लेती हैं, जिनका जिक्र हमारे स्रोत करते हैं। वे हैं अभ्यर्थी और प्रत्यार्थी। अभ्यर्थी यानी कैंडिडेट, जो किसी चीज को पाना चाहता है। हाँ, जो प्रार्थी है। और चूंकि संसाधन कम है, इसलिए हर अभ्यर्थी के सामने एक प्रत्यार्थी यानी विरोधी का खड़ा होना एक गणितीय अनिवार्यता है। अरे बाप रे, तो इसका मतलब ये हुआ कि समाज का पूरा ढांचा ही एक जीरो सम गेम है। बिल्कुल, किसी एक की जीत दूसरे की हार है। अगर 10 लोग एक ही पद या संसाधन के अभ्यर्थी हैं तो बाकी 9 स्वतः ही प्रत्यार्थी बन जाते हैं। कोई भी अदालत, कोई भी चुनाव या कोई भी बाजार इसी अभ्यर्थी और प्रत्यार्थी के टकराव से चलता है। एकदम सही। और ये टकराव हवा में नहीं होता है, ये टकराव किसी लक्ष्य को लेकर होता है। मतलब जो चीज हम पाना चाहते हैं। हाँ, वो लक्ष्य ही हमारी सभी सामाजिक गतिविधियों का केंद्र है। स्रोतों में इस लक्ष्य को इष्ट और अनिष्ट के रूप में देखा गया है। इष्ट और अनिष्ट। हाँ, इष्ट वह सब कुछ है जो वांछित है, जिसकी इंसान कामना करता है, और अनिष्ट वो है जो अवांछित है, जिससे वो डरता है। तो इंसान का पूरा सामाजिक जीवन केवल इस एक दिशा में भाग रहा है, अपने इष्ट को प्राप्त करना और अनिष्ट को टालना। बिल्कुल। कानून, संस्कृति और अर्थव्यवस्थाएं केवल इसलिए घड़ी गई हैं ताकि इस होड़ को एक व्यवस्थित रूप दिया जा सके। लेकिन यहाँ एक तार्किक समस्या खड़ी होती है। कैसी समस्या? मतलब अगर बाहरी दुनिया एक ऐसा अखाड़ा है जहां लगातार अभ्यर्थी और प्रत्यार्थी अपने इष्ट के लिए लड़ रहे हैं, तो ये तो बेहद थका देने वाली प्रक्रिया है। हाँ, ये तो है। क्या कोई इंसान जीवन भर सिर्फ बाहर ही लड़ सकता है? जब इंसान बाहर लड़ते लड़ते थक जाता है तो ऐसा लगता है जैसे वो युद्ध का मैदान समेट के अपने ही दिमाग के अंदर ले आता है। और यही वो मोड़ है जहां इंसान का सफर भौतिक और सामाजिक दुनिया से कटकर पूरी तरह से मानसिक और वैयक्तिक हो जाता है। अपने आप से लड़ाई। बिल्कुल। जब समाज के शोर से इंसान खुद को अलग करता है तो उसे जो सबसे पहली चीज सुनाई देती है वो है उसका अपना अंतर्द्वंद। अंतर्द्वंद। हाँ, स्रोतों में इस अवस्था को बहिर्द्वंद और अंतर्द्वंद के युग्म से समझाया गया है। समाज के प्रत्यार्थियों से लड़ना बहिर्द्वंद है, यानी बाहरी संघर्ष। और जब इंसान अपनी ही नैतिकताओं, अपने ही डरों और अपनी ही चाहतों से लड़ता है तो वो अंतर्द्वंद है। एकदम सही। ये विचार करने योग्य है कि बहिर्द्वंद की तुलना में अंतर्द्वंद हमेशा ज्यादा जटिल क्यों होता है? क्योंकि वो दिखाई नहीं देता। हाँ, बाहर की लड़ाई के नियम साफ हैं, वहाँ एक सामने खड़ा विरोधी है। लेकिन जब युद्ध का मैदान हमारा अपना ही दिमाग हो तो वहाँ कोई रेफरी नहीं होता है ना। बिल्कुल। वहाँ ये नापना बहुत मुश्किल है कि हम जीत रहे हैं या हार रहे हैं। वही तो, एक इंसान जो बाहर से बहुत सफल दिखता है, हो सकता है वो अपने अंतर्द्वंद में रोज हार रहा हो। तो इस आंतरिक युद्ध में जीत और हार का पैमाना क्या है? इस पैमाने को नापने के लिए स्रोतों ने बहुत ही गहरे शब्द दिए हैं, उत्कर्ष और अपकर्ष। उत्कर्ष यानी ऊपर उठना और अपकर्ष मतलब नीचे गिरना। हाँ, लेकिन यहाँ उत्कर्ष का मतलब केवल सामाजिक या आर्थिक सफलता नहीं है। ओह, तो फिर क्या है? आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से सच्चा उत्कर्ष तब होता है जब कोई व्यक्ति अपने अंतर्द्वंद को सुलझाकर उच्च चेतना के स्तर पर पहुंचता है। अच्छा, मतलब ये है कि बिना अंतर्द्वंद की भट्टी में जले उत्कर्ष तक पहुंचना असंभव है। बिल्कुल। संघर्ष ही विकास का रॉ मटेरियल है। हाँ, अगर किसी के किरण में कोई मानसिक उथल पुथल नहीं है तो वो शांत नहीं है, वो शायद जड़ हो चुका है। अपकर्ष का डर ही इंसान को उत्कर्ष की ओर धकेलता है। बहुत उम्दा बात कही। और जब इंसान इस वैचारिक भट्टी से गुजरकर अपने उत्कर्ष को प्राप्त करता है, तब उसकी नजरें अपने छोटे से सामाजिक या मानसिक दायरे से हटकर इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सच्चाइयों पर पड़ती हैं। तो हम अब दर्शन के क्षेत्र में जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। इस चर्चा का सबसे जटिल और दार्शनिक चरण यहीं से शुरू होता है। अब तक हम उस चीज को नाप रहे थे जो इंसान महसूस करता है। हाँ, अपनी इंद्रियों और भावनाओं से। लेकिन अब हम अस्तित्व की बात कर रहे हैं। अब हम उस शून्य को डिकोड कर रहे हैं जहां से सब कुछ आता है और जहां सब कुछ वापस लौट जाता है। ये वो क्षेत्र है जहां ऐसा लगता है कि भाषा विज्ञान और क्वांटम फिजिक्स एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ जो पहला शब्द युग्म सामने आता है वो है आविर्भाव और तिरोभाव। आविर्भाव यानी प्रकट होना या जन्म लेना,
और तिरोभाव यानी अदृश्य हो जाना या अंत हो जाना। हाँ। और विज्ञान भी यही कहता है कि ब्रह्मांड में कुछ भी वास्तव में नया नहीं बनता या हमेशा के लिए खत्म नहीं होता। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बिल्कुल, चीजें केवल अपना रूप बदलती हैं। किसी विचार का हमारे दिमाग में अचानक से आना एक आविर्भाव है और फिर उसका हमारे अवचेतन में वापस समझ आना तिरोभाव है। हाँ, जैसे एक बीज जब वृक्ष बनता है तो वो जीवन का आविर्भाव है, और जब वो वृक्ष सूखकर वापस मिट्टी में मिल जाता है तो वो तिरोभाव है। एकदम सही उदाहरण है। लेकिन एक बात सोचिए, जो अदृश्य हो जाता है वो आखिर जाता कहाँ है? क्या वो शून्य में विलीन हो जाता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मतलब जब हम एक खाली जगह को देखते हैं तो वो केवल खाली नहीं होती, वो संभावनाओं से भरी होती है। जो चीज प्रकट नहीं है वो संभवतः किसी ऐसी गहराई में छिपी है जिसे मापना हमारी चेतना के परे है। और उसी असीम गहराई को श्रोतों में अतल और वितल कहा गया है। अतल और वितल। हाँ, अतल का शाब्दिक अर्थ है जिसका कोई तल न हो। एक ऐसी अथाह गहराई जिसे कभी छुआ न जा सके। और वितल? वितल उसी गहराई का एक और रहस्यमय विस्तार है। जब कोई चीज तिरोभाव की अवस्था में जाती है तो वो नष्ट नहीं होती, वो केवल अतल गहराई में वापस जाकर अनमैनिफेस्टेड हो जाती है। बाप रे! ये अस्तित्व की वो अवस्था है जहां समय और स्थान दोनों अपने अर्थ खो देते हैं। बिल्कुल। ये सोचना ही कितना विस्मयकारी है कि हम अपने रोजमर्रा के जीवन में जिस चीज को वास्तविकता मानते हैं वो तो बस सतह पर तैरने वाला एक छोटा सा बुलबुला है। हाँ, और इसके नीचे अतल गहराई है। और इस गहराई के भीतर इस पूरे ब्रह्मांड को थाम कर रखने वाले कुछ नियम हैं। पर एक सवाल है, अगर सब कुछ लगातार आविर्भाव और तिरोभाव की प्रक्रिया से गुजर रहा है तो क्या इस ब्रह्मांड में कुछ भी ऐसा है जो स्थायी है, जो कभी नहीं बदलता? हाँ, जो कभी नहीं बदलता। इस सबसे बड़े सवाल का उत्तर उन अंतिम 2 शब्द युग्मों में छिपा है जो प्राचीन दर्शन के सबसे मजबूत स्तंभ माने जाते हैं। अच्छा, वे कौन से हैं? ये शब्द हैं अनृत बनाम रित और असत बनाम सत। अनृत और रित? असत और सत। हाँ, इन शब्दों में पूरा ब्रह्मांडीय सत्य सिमटा हुआ है। रित का अर्थ केवल सच बोलना नहीं है। तो रित क्या है? रित वह कॉस्मिक ऑर्डर या ब्रह्मांडीय व्यवस्था है जो इस पूरी सृष्टि को चलाती है। गुरुत्वाकर्षण का नियम, ऋतुओं का चक्र, तारों का जन्म और मृत्यु, ये सब रित है। अरे वाह! और अगर रित व्यवस्था है तो अनृत क्या है? अनृत वो है जो इस प्राकृतिक व्यवस्था के खिलाफ जाता है। ये एंट्रोपी है, अव्यवस्था है। या सरल शब्दों में कहें तो वह झूठ है जो ब्रह्मांड की मूल प्रकृति के विपरीत है। बिल्कुल। और इंसानी दिमाग की बनावट ऐसी है कि वो लगातार इस अनृत यानी अव्यवस्था में से रित यानी व्यवस्था को खोजने की कोशिश कर रहा है। हाँ, विज्ञान भी तो यही कर रहे हैं ना, कियोस के बीच एक गणितीय नियम को खोजना। एकदम सही। और अंततः इस पूरे वैचारिक सफर का शिखर आता है असत और सत के रूप में। असत और सत। हाँ, सत्य वो है जो अल्टीमेट रियलिटी या परम वास्तविकता है, जो तीनों कालों में यानी भूत, वर्तमान और भविष्य में कभी नहीं बदलता। असत? असत वो है जो भ्रामक है, जो है तो सही लेकिन जिसका स्वभाव अस्थायी है। अगर हम इस नजरिए से देखें तो इस चर्चा की शुरुआत में हमने जिन भौतिक चीजों की बात की थी, हाँ। जैसे मौसम का अब्र या जमीन का आर्द्र होना, हाँ। वो सब मूल रूप से असत की श्रेणी में आते हैं। हाँ, क्योंकि वे आज हैं और कल नहीं रहेंगे। बिल्कुल, वे केवल एक क्षणिक आविर्भाव हैं। भौतिक भूगोल की वो अद्वितीय का, समाज में आहूत होने का अहंकार और यहाँ तक कि हमारे मन का अंतर्द्वंद्व भी हमेशा के लिए नहीं रहता। बिल्कुल सही। केवल एक चीज है जो अडिग है और वो है सत, और उस सत को चलाने वाला रित। और यही वो बिंदु है जहां ये सारी अवधारणाएं एक फुल सर्कल बनाती हैं। जो इंसान केवल भौतिक, आर्द्र और शुष्क में उलझा रहता है वो कभी भी सत्य की गहराई तक नहीं पहुंच पाता। तो इन विलोम शब्दों का उद्देश्य सिर्फ भाषा सिखाना नहीं है। बिल्कुल नहीं। इनका उद्देश्य इंसान को ये बताना है कि जीवन के हर स्तर पर द्वैत मौजूद है। लेकिन वो द्वैत कोई सजा नहीं है, वो एक सीढ़ी है। हाँ, अपकर्ष के बिना उत्कर्ष की दिशा का ज्ञान नहीं हो सकता।
और असत को पहचाने बिना सत की खोज शुरू नहीं हो सकती। क्या बात है। तो इस पूरे गहन अध्ययन को अगर एक निष्कर्ष की शक्ल दी जाए तो ये स्पष्ट होता है कि हमारे विचार और हमारी भाषा ने दुनिया को सिर्फ नाम नहीं दिए हैं, उन्होंने दुनिया को डिकोड किया है। बिल्कुल रिकोड किया है। इंसान की यात्रा धूल और मिट्टी से शुरू होती है। वो समाज के नियमों में उलझता है, अपने मन के अंदर लड़ता है, और अगर वो इन सब से पार पा ले तो वो ब्रह्मांड के उन नियमों को समझने के योग्य बनता है जो कभी नहीं बदलते। और इस पूरी संरचना में सबसे महत्वपूर्ण सीख ये है कि हमें विपरीत परिस्थितियों को देखने का अपना नजरिया बदलना होगा। हाँ, क्योंकि वे दुश्मन नहीं हैं। बिल्कुल। जब जीवन में अनिष्ट आता है तो वो इष्ट की अहमियत को रेखांकित करने आता है। जब विचार तिरोभाव में जाते हैं तो वो किसी नए आविर्भाव के लिए जगह बना रहे होते हैं। यह एक निरंतर चलने वाला आत्मसंतुलित ब्रह्मांडीय नृत्य है। एकदम सही। और यही बात इस पूरे विषय को इतना प्रासंगिक और गहरा बनाती है। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की आपाधापी में या भूल ही जाते हैं कि हमारे साधारण से दिखने वाले अनुभवों के पीछे कितने गहरे दार्शनिक सिद्धांत काम कर रहे हैं। हाँ, ये हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अब इस चर्चा को विराम देने का समय आ गया है, लेकिन एक विचार है जो इस सब के बाद दिमाग में गूंजता रहता है। वो क्या है? हम लगातार हर दिन एक के बाद एक नई अद्वितीयता यानी चोटी पर पहुंचने की कोशिश करते हैं, अपने अंतर्द्वंद से लड़ते हैं, इस उम्मीद में कि हम किसी तरह सत्य यानी परम सत्य को छू लेंगे। हाँ, ये इंसान की फितरत है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो पूरा खेल है, वो हर जीत, हर हार, हर आगमन और प्रस्थान, ये सब केवल उस अतल गहराई में उठने वाली एक छोटी सी लहर मात्र हो? ये सोचने वाली बात है। अगली बार जब एक साधारण सी बारिश के बाद जमीन को आर्द्र होते हुए देखें या किसी विचार का मन में आविर्भाव होते हुए महसूस करें, तो ये विचार करने योग्य होगा कि हम उस पल में सिर्फ एक साधारण घटना के गवाह नहीं बन रहे हैं। बिल्कुल। हम उस विराट रित यानी ब्रह्मांडीय व्यवस्था के एक बहुत छोटे लेकिन बेहद खूबसूरत हिस्से को लाइव काम करते हुए देख रहे हैं। और उस बड़े चित्र को हमेशा अपने दिमाग में रखना ही शायद मानव चेतना का असली उत्कर्ष है। बिल्कुल सही कहा। और चेतना के इसी उत्कर्ष की खोज ही शायद हमारे जीवन की सबसे बड़ी यात्रा है। तो अगर हम इसे समय के चक्र से शुरू करें, मेरी सूची में कुछ शब्द हैं जैसे आद्य और अंत्य, आरंभिक और अंतिम, और हाँ, आगामी तथा विगत। मैं यहाँ थोड़ा उलझ रही हूँ। किस बात को लेकर? मतलब अगर हम सामान्य नजरिए से देखें तो किसी घटना की शुरुआत जो कि आरंभिक है और उसका अंत यानी अंतिम, ये दोनों तो बिल्कुल विरोधी छोर है ना। तो ये एक दूसरे को पूरा कैसे कर रहे हैं? ये विरोधाभास हमें इसलिए लगता है क्योंकि हम समय को एक सीधी रेखा की तरह देखने के आदी हैं, लेकिन इन शब्दों में समय को एक लूप की तरह डिजाइन किया गया है। अच्छा, एक लूप। हाँ, आद्य सिर्फ शुरुआत नहीं है, ये उस आधी ऊर्जा का मूल है जो बहकर अपने चरम यानी अंत्य तक पहुंचती है, जैसे एक नदी का उद्गम और समुद्र। अरे वाह! तो जो आगामी यानी आने वाला है और जो विगत यानी बीत चुका है, वो भी समय के विरोधी नहीं हुए फिर? बिल्कुल नहीं। वे एक ही बिंदु से गुजरने वाले प्रवाह के दो हिस्से हैं। जो आज आगामी है वही तो कल विगत होगा। ये तो बहुत ही शानदार नजरिया है। तो अगर समय एक सीधी रेखा नहीं बल्कि एक चक्र है जो वापस अपने मूल पर लौटता है, तो क्या हमारी भौतिक दिशाएं भी इसी लूप का हिस्सा हैं? हाँ, 100%। क्योंकि यहाँ प्राची यानी पूर्व और प्रतीचि यानी पश्चिम जैसे शब्द हैं, और आवृत्ति और अनावृत्ति और आवर्तन तथा प्रत्यावर्तन भी है। एक बात जिसने मेरा तुरंत ध्यान खींचा वो है इन शब्दों की आवाज। आवाज से आपका क्या मतलब है? जैसे आवर्तन बोलते हुए मुंह गोल होता है, एक निर्बाध बहाव महसूस होता है, लेकिन प्रत्यावर्तन बोलते ही एक झटके जैसा लगता है। क्या ये ध्वन्यात्मक बदलाव जानबूझकर गढ़ा गया है? बिल्कुल, और यहीं पर भाषा विज्ञान का असली जादू दिखाई देता है। ये कोई संयोग नहीं है। जरा ध्यान दें कि प्रति उपसर्ग बोलते समय हमारी जीभ और सांस कैसे काम करती हैं। हाँ, प्र बोलने पर होंठ मिलते हैं। सही कहा। प्रति बोलते ही होंठ और जीभ हवा को रोककर उसे वापस धकेलते हैं। एक फिजिकल बाउंस बैक होता है।
मतलब ध्वनि ही उस पलटने की क्रिया को महसूस करवा देती है। एकदम। आवर्तन का मतलब है घूमना, एक चक्र। लेकिन जैसे ही प्रति जुड़ता है तो प्रत्यावर्तन बन जाता है। ध्वनि की ये ऊर्जा ही वापस लौटने की क्रिया को मजबूर कर देती है। और आवृत्ति का अर्थ है ढकना। तो अनावृत्ति में अ की खुली ध्वनि ही अनावरण का एहसास कराती है। हाँ, वो खुलने का एहसास है। अ बोलते ही मुंह खुलता है। ये सच में चौंकाने वाला है कि ध्वनियां खुद अपने अर्थ को हमारे मुंह में भौतिक रूप से महसूस करवा रही हैं। लेकिन जब हम इस भौतिक दुनिया से निकलकर इंसानी भावनाओं पर आते हैं तो ये उपसर्ग क्या करते हैं? भावनाओं के मामले में ये और भी गहरा हो जाता है। जैसे यहाँ अनुरक्ति और विरक्ति, आकर्षण और विकर्षण और आकृष्ट तथा विकृष्ट जैसे जोड़े मौजूद हैं। अगर इस अनु और वे उपसर्ग के विज्ञान को समझना हो तो इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है? यहाँ अनु का मूल अर्थ है पीछे चलना या समान दिशा में बहना, और वी का अर्थ है अलग होना या विपरीत दिशा में जाना। तो मतलब दार्शनिक रूप से ये दो अलग ताकतें नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आकर्षण और विकर्षण एक ही ऊर्जा के दो बर्ताव हैं। इसे शायद ऐसे समझा जा सकता है जैसे किसी ग्रह के गुरुत्वाकर्षण या ऑर्बिट में होना अनुरक्ति है, जहां एक गहरा लगाव है। एक साथ घूमना। और अगर वो ऑर्बिट टूट जाए और कोई अलग दिशा में छिटक जाए तो वो विरक्ति है। आजकल के डिजिटल युग में भी यही पैटर्न दिखता है ना? वो कैसे? पहले किसी विचार या ट्रेंड के प्रति बहुत अधिक अनुरक्ति पैदा होती है, लोग उसके इर्द गिर्द घूमने लगते हैं, और फिर अचानक एक विरक्ति यानी डिटैचमेंट आती है जहां वे पूरी तरह कटकर अलग हो जाते हैं। ये एकदम सटीक एनालॉजी है। दोनों स्थितियां एक ही गुरुत्वाकर्षण के अलग अलग परिणाम हैं। यहाँ एक और बहुत दिलचस्प जोड़ा है, अतिथि और आतिथेय। सामान्य भाषा में ये गेस्ट और होस्ट हैं। मैं ये सोच रही थी कि ये इस दार्शनिक विलोम की श्रेणी में कैसे आते हैं। ये शायद इस चर्चा का सबसे बड़ा आहा मोमेंट है। अतिथि का शाब्दिक अर्थ है वह व्यक्ति जिसके आने की कोई निश्चित तिथि यानी तारीख या समय ना हो। अच्छा, जो अचानक आ जाए। बिल्कुल। प्राचीन भाषा विज्ञान में सत्कार का पूरा विचार ही मेहमान के इस अप्रत्याशित स्वभाव पर टिका था। चूंकि अतिथि अचानक आता है, केवल और केवल इसीलिए आतिथेय यानी मेजबान की भूमिका का जन्म होता है। ओह, अगर अतिथि की अनिश्चितता नहीं होगी तो आतिथेय का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। एकदम सही। जैसे अंग्रेजी शब्दों में हम अन या नॉन लगा देते हैं ना, उल्टा अर्थ बनाने के लिए। ठीक है। ठीक वैसे ही हिंदी में मुझे एक पैटर्न दिख रहा है। अच्छा, तो कौन सा पैटर्न है वो? जैसे आपत्ति बन जाता है अनापत्ति, और आलस्य हो जाता है अनालस्य, या फिर आहूत का अनाहूत। तो क्या सिर्फ शब्दों की शुरुआत में अना या निर लगा देने से ही पूरी शब्दावली याद की जा सकती है? हाँ, ये जो सूत्र है ना, ये दरअसल उपसर्ग का है और इसमें मूल शब्द को पहचानना बहुत जरूरी है। लेकिन इसमें एक नियम है जो हमारे उच्चारण से सीधे जुड़ा हुआ है। अच्छा, उच्चारण से कैसे? देखिए, जब हम निर लगाते हैं तो वो अक्सर मूल शब्द के पहले स्वर के साथ जाकर जुड़ जाता है। जैसे अगर अनुनासिक के आगे निर लगाएं तो वो जो र है उसमें अ जुड़कर वो निरनुनासिक बन जाता है। ये तो सच में गणित है। मतलब आच्छादित, जिसका अर्थ है ढका हुआ, तो उसके आगे अना लगा दे तो वो अनाच्छादित हो जाएगा। एकदम सही पकड़ा आपने। और ऐसे ही आशंकित का निशंक, आच्छन्न का निराच्छन्न और अन्वय का अनन्वय हो जाता है। ये सब ना इसी ध्वनि विज्ञान के तहत काम करते हैं। तो यह कोई रटने वाली बात नहीं है, बल्कि सिर्फ ध्वनियों का खेल है। जैसे अनापत्ति तो हम दफ्तरों में अक्सर सुनते ही हैं, अनापत्ति प्रमाण पत्र के रूप में। हाँ बिल्कुल। और आहूत की बात करें, जिसका मतलब बुलाना होता है। हाँ, तो क्या मैं अपने दोस्तों के बीच मजाक में ऐसा कह सकती हूँ कि तुम तो बिना बुलाए यानी अनाहुत ही शादी में पहुंच गए? बिल्कुल कह सकती हैं। व्याकरण के हिसाब से एकदम सही है। अनाहूत यानी बिना बुलाया हुआ। पर रोजमर्रा की बातचीत में ये थोड़ा भारी नहीं लगेगा? थोड़ा सा लग सकता है, लेकिन औपचारिक बातचीत में ना ये बहुत ही प्रभावशाली असर छोड़ता है। ये बात तो है। उपसर्गों का ये गणित तो बहुत सटीक बैठता है। लेकिन भाषा सिर्फ गणित तो नहीं होती ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा मतलब है कि जब बात इंसानी जीवन, स्वास्थ्य या आहार की आती है तो क्या ये अना और निर वाले शॉर्टकट सच में काम आते हैं? जैसे हमारी सूची में सुधा यानी अमृत का विलोम गरल यानी जहर है। हाँ, ये थोड़े काव्यात्मक शब्द हैं। वही तो।
और आमय, जिसका अर्थ बीमारी है, उसका विलोम निरामय यानी स्वस्थ है। क्या वाकई आमय या निरामय जैसे भारी शब्द आम बोलचाल का हिस्सा हैं कभी? देखिए, शायद सड़क पर चलते हुए आपको कोई आमाय बोलता हुआ ना मिले, लेकिन ये शब्द ना हमारी संस्कृति की एकदम जड़ों में रचे बसे हैं। अच्छा, वो कैसे? आपने वो प्रार्थना तो सुनी होगी ना, सर्वे संतु निरामया। हाँ हाँ, स्कूल में बहुत गाई है। तो उसमें इसी निरामय का अर्थ है कि सभी रोग मुक्त रहें। और आहान की बात करें तो सामिश यानी मांसाहारी का विलोम निरामिष यानी शाकाहारी होता है। ओह हाँ, ये निरामिष शब्द तो शादियों के निमंत्रण पत्रों में अक्सर देखने को मिल ही जाता है। बिल्कुल, और यहाँ भी वही निर उपसर्ग अपना काम कर रहा है। आमिष यानी मांस और निर मतलब बिना। समझ गई। तो अगर मैं किसी रेस्टोरेंट में जाकर कहूँ कि मैंने अपने लिए निरामिष भोजन मंगवाया है, तो ये एकदम सही वाक्य होगा? हाँ, बिल्कुल सही और बहुत ही स्पष्ट वाक्य होगा। चलिए, आप जीवन और आहार से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और भावनाओं, दिशाओं या कर्मों की बात करते हैं। यहाँ एक जोड़ी है अर्जन, जिसका विलोम त्याग या वर्जन है। हाँ, ये बहुत ही गहरा शब्द युग्म है। मुझे तो अर्जन और त्याग ना इंसानी जीवन के सबसे बड़े दार्शनिक संघर्ष की तरह लगते हैं। मतलब हम पूरी जिंदगी भर चीजें इकट्ठा करते रहते हैं, यानी अर्जन करते हैं। सही बात है। और अंततः एक दिन वो सब कुछ छोड़ना ही पड़ता है, यानी त्याग करना पड़ता है। बिल्कुल। इसी दार्शनिक संघर्ष में मुझे दिशाओं और विचारों का खेल भी नजर आता है। जैसे कि अभिसरण और अपसरण की बात करें। हाँ, ये भी सूची में है। इनका क्या मतलब है? इनमें जो सरण है वो मूल शब्द है, जिसका सीधा मतलब है खिसकना या चलना। अब इसके आगे अभी लगा दें तो उसका मतलब है एक केंद्र की ओर आना। जैसे कि किसी एक मुद्दे पर बहुत सारे लोगों की सहमति बन जाना। एकदम सटीक उदाहरण। और अब का मतलब है दूर जाना, तो जैसे वैचारिक मतभेद होने पर लोगों के विचारों का अलग अलग दिशाओं में फैल जाना अपसरण कहलाता है। तो ये केवल एक परिभाषा नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग में बनने वाला एक पूरा का पूरा दृश्य है। जी बिल्कुल। यानी अगर मैं इसे रोजमर्रा के वाक्यों में पिरोना चाहूं, तो ऐसे कह सकती हूँ कि हमें अच्छे गुणों का अर्जन और बुरी आदतों का वर्जन करना चाहिए। बहुत ही सुंदर वाक्य बनाया आपने। शब्दों की जड़ों जैसे सरण या आमिष को पहचानने से हम एक शब्द से कई नए शब्द बना सकते हैं। हाँ, और मुझे लगता है यही हिंदी शब्दावली को तेजी से मजबूत करने का असली तरीका है। बिल्कुल, रटने से बेहतर है कि हम इन पैटर्न्स और विषयों को समझें। इस पूरी चर्चा से ये बात एकदम साफ हो गई है कि विलोम शब्द कोई रटने वाली सूची नहीं है। हाँ, बल्कि ये शब्दों को तार्किक और सांस्कृतिक दोनों रूपों में समझने का एक बहुत ही बेहतरीन जरिया है। सही कहा। अब इस विस्तृत चर्चा को खत्म करने से पहले ना, मेरी नजर इस सूची के एक और शब्द युग्म पर जा रही है, जो है अनुराग और उसका विलोम विराग। लगाव और वैराग्य। हाँ, और इसे लेकर मेरे जहन में एक बहुत ही गहरा सवाल आ रहा है। जो लोग ये चर्चा सुन रहे हैं, मैं चाहूंगी कि वे भी इस पर जरूर सोचें। अच्छा, तो क्या है वो सवाल? सवाल ये है कि क्या किसी भी भावना का, जैसे कि अनुराग यानी किसी से बहुत गहरे लगाव का, असली मतलब तब तक पूरी तरह समझ में आ सकता है जब तक कि इंसान उसके एकदम विपरीत छोड़ यानी विराग या वैराग्य को महसूस ही ना कर ले। ये तो सच में एक ऐसा विचार है जो शब्दों की दुनिया से बहुत आगे निकलकर सीधे हमारे जीवन से जुड़ जाता है। बिल्कुल। तो इसी विचार के साथ आज के इस विस्तृत विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं।